क्वेश्चन नंबर 381 और क्वेश्चन है हमारा ऑल आर फीचर ऑफ मोनोपोली एक्सेप्ट। हमारे पास चार ऑप्शन है और कहा जा रहा है कि तीन मोनोपोली के फीचर हैं लेकिन इनमें से एक मोनोपोली का फीचर नहीं है। वो कौन सा है आप बताइए। पहला ऑप्शन है हमारा देयर इज अ सिंगल सेलर, देयर इज अ सिंगल सेलर, ठीक है, देयर इज अ सिंगल सेलर। दूसरा है द फर्म इज अ प्राइस टेकर। तीसरा है द फर्म प्रोड्यूसेस अ यूनिक प्रोडक्ट और चौथा है द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एडवर्टाइजिंग। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा एक मोनोपोली का फीचर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये प्राइस टेकर नहीं होते, ये प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, जो मोनोपोली होता है वो प्राइस टेकर कहां होता है? एक तो सिंगल फर्म होता है, ढेर सारे सेलर्स भी नहीं होते हैं। जो इकलौता होता है वो दे आर द मैन्युफैक्चरर्स ओनली और द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो दे आर प्राइस मेकर्स नॉट द प्राइस टेकर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 382 और क्वेश्चन है हमारा अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट व्हेन। एक मोनोपोलिस्ट अपनी प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज कर सकता है? इनमें से किस कंडीशन में अपनी प्रॉफिट को एक मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज करता है? पहला ऑप्शन है हिज आउटपुट इज मैक्सिमम। दूसरा ऑप्शन ही चार्जेस अ हायर प्राइस। तीसरा ऑप्शन हिज एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम और चौथा है हिज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। A monopolist is able to maximize his profits when his marginal cost is equal to marginal revenue। जब उसका marginal cost marginal revenue के बराबर होता है तो जो monopolist होता है ना वो अपने profit को maximize कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 383। क्वेश्चन है हमारा डैश इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या होता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फिजिकल डेफिसिट, दूसरा ऑप्शन रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा ऑप्शन कैपिटल डेफिसिट और चौथा ऑप्शन बजट डेफिसिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 384। क्वेश्चन है हमारा द डेफिनेशन साइंस विच डील्स विथ वेल्थ वॉज गिवन बाय। एक डेफिनेशन है साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, ये डेफिनेशन परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एल्फ्रेड मार्शल, दूसरा ऑप्शन एसी पीगू, तीसरा ऑप्शन एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन जेबी से। तो किसने बोला था ये बात? ऑप्शन डी जेबी से। जेबी से ने ये डेफिनेशन दी थी और उन्होंने ये बोला था कि साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चंस लाइक व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट शुड बी द वेज रेट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ। क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस पूछे गए। इन्होंने बोला क्वेश्चंस जैसे व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का क्या लेवल होना चाहिए, साथ ही साथ व्हाट शुड बी द वेज रेट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ, वेज रेट कितना होना चाहिए, ये किसके अंडर आता है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इट्स अ पॉजिटिव साइंस, दूसरा ऑप्शन है इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मेटिव साइंस। ये नॉर्मेटिव साइंस के अंडर आता है जहां पे ये सवाल आता है कि नेशनल इनकम का लेवल क्या होना चाहिए और जो वेज रेट है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386। क्वेश्चन है हमारा द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव ड्यू टू। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में आपने पीपीसी कर्व पढ़ा है, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। आपने पढ़ा है कि वो हमेशा कॉनकेव होता है। वो कॉनकेव क्यों होता है, उसका शेप कॉनकेव क्यों होता है? ठीक है, उसका कॉनकेव शेप कुछ इस तरीके से होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और वो कुछ इस हिसाब से होता है। ये कॉनकेव होता है ओरिजिन के। तो ये ओरिजिन के कॉनकेव क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फॉलिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिटवीन टू गुड्स, दूसरा राइजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिटवीन टू गुड्स, तीसरा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिटवीन टू गुड्स और चौथा नन ऑफ द अबव।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राइजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिटवीन टू गुड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इनमें से मतलब इन चारों में से कौन सा एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरा है फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर्स, तीसरा है नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, और चौथा है कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपको मालूम है ना कि वो प्रॉफिट, उनका जो मेजर मकसद है वो प्रॉफिट अर्न करना। तो नो प्रॉफिट नो लॉस सोशलिस्टिक इकोनॉमी होता है कि सबसे वो सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं, तो प्रॉफिट के बारे में वो नहीं सोचते। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। सवाल हमसे पूछा गया था कि कौन सा मेन फीचर या मोटिव नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388, और क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ हाउसहोल्ड when the income of household rises by 10% and the demand for TV rises by 20%। आपको कैलकुलेट करना है इनकम इलास्टिसिटी एक हाउसहोल्ड का, जब इनकम जो है हाउसहोल्ड की वो 10% राइज करती है और साथ ही साथ टीवी की डिमांड 20% बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, हमको भी सही आंसर मिला। दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है +0.5, दूसरा ऑप्शन है -0.5, तीसरा ऑप्शन है +2 और चौथा ऑप्शन है -2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी +2। आपको मालूम है ना फॉर्मूला कौन सा पुट करना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो ऑप्शन सी +2 इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 389, क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ नेसेसरीज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द अर्लियर यूनिट्स आर लार्ज, in such cases the consumer surplus will be। नेसेसरीज मतलब जो नेसेसिटीज होती है ना, उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ द अर्लियर यूनिट्स आर लार्ज। ठीक है, इन सच केसेस द कंज्यूमर सरप्लस विल बी। इन इस कंडीशन में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है मार्जिनली पॉजिटिव और चौथा है मार्जिनली नेगेटिव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इनफाइनाइट। ठीक है, इन केस ऑफ नेसेसरीज द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द अर्लियर यूनिट्स आर लार्ज, इन सच केसेस द कंज्यूमर सरप्लस विल बी इनफाइनाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 390, क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं और सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का अजम्पशन नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा, द कंज्यूमर इज रैशनल एंड पोजेसेस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। दूसरा ऑप्शन, द कंज्यूमर इज नॉट केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कॉम्बिनेशंस। तीसरा ऑप्शन, इफ कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन ए टू कॉम्बिनेशन बी एंड बी टू सी, देन ही मस्ट प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू सी। और चौथा कह रहे हैं, if combination A has more commodities than the combination B, then A must be preferred to B। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कौन सा assumption सही नहीं है, that is assumption second, ऑप्शन B, the consumer is not capable of ranking all combinations। जब वो capable नहीं है तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, हम ये assume कर लेते हैं कि वो capable है। उसे मालूम है कि कॉम्बिनेशन ए गुड्स उसके लिए ज्यादा यूजफुल है या कॉम्बिनेशन बी गुड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सी, जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जहां पे कंज्यूमर इज नॉट एबल या केपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये एजम्पशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 391, क्वेश्चन है हमारा, the horizontal demand curve parallel to x-axis implies that the elasticity of demand is। जो horizontal demand curve है ना x axis के parallel, वो imply क्या करता है, demand curve क्या है। ठीक है, demand curve is 0, ऑप्शन ए, demand curve is infinite, demand curve is equal to 1 या demand curve is greater than 0 but less than 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, infinite।
The horizontal demand curve parallel to x-axis implies that the elasticity of demand is infinite. Option B is the correct answer. अगला क्वेश्चन नंबर 392 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर. इनमें से कौन सा लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. पहला ऑप्शन, लेबर इज हाईली पेरिशेबल इन द सेंस दैट अ डेज लेबर कैन नॉट बी कंप्लीटली रिकवर्ड. सही बात है. अगर आज की डेट में लेबर ने काम नहीं किया तो आज का दिन बर्बाद हो गया और आज के दिन का रिकवरी कल नहीं हो सकता. कल वो अपना अलग काम करेगा जो भी उसका काम है. तो लेबर इज हाईली पेरिशेबल इन द सेंस, उसकी जो सर्विस है वो हाईली पेरिशेबल है. ये बिल्कुल सही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा होता है. दूसरा ऑप्शन है लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबर इन हिमसेल्फ. बिल्कुल सही है. तीसरा कह रहे हैं कि लेबर हैज अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर. ऐसा नहीं होता. और चौथा कह रहे हैं द सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इनिशियल स्टेजेस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लेबर हैज अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर. लेबर नहीं करता, लेबर का कोई स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर नहीं होता. ठीक है, लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. लेबर बेचारा गरीब आदमी होता है, मजदूर होता है, उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन नंबर 393. क्वेश्चन है हमारा इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट. इन चारों में से आपको इंडिकेट करके बताना है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है. पहला ऑप्शन, पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग. रेंट का पेमेंट फिक्स कॉस्ट होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है. दूसरा है कॉस्ट ऑफ मशीनरी. कॉस्ट ऑफ मशीनरी भी फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं है. वेरिएबल मतलब होता है जो चेंज हो सके. ठीक है, जो चेंज होता रहता हो. तीसरा कह रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक. तो हर महीने आप फिक्स्ड लोन का इंटरेस्ट चुका रहे हैं ना, तो ये भी आपका फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है. और चौथा कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. ये वेरिएबल है क्योंकि आप अपने रॉ मटेरियल के रेट एक तो बढ़ते घटते रहते हैं. इन्फ्लेशनरी प्राइस हो जाता है, कभी कभार डिफ्लेशनरी प्राइस हो जाता है, जो भी प्राइसेस हो जाते हैं. साथ ही साथ क्वांटिटी भी बढ़ती घटती रहती है. जरूरी थोड़ी है कि आप हर महीने सेम प्राइस के सेम रॉ मटेरियल्स खरीद सको. 1 2 3 4 5 महीने हो सकते हैं, उसके बाद तो वो चेंज होगा ही होगा. लेकिन जो बैंक का लोन आपने लिया उसके ईएमआई बहुत समय तक सेम रहेगी. मशीनरी की कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है. पेमेंट ऑफ रेंट ऑन बिल्डिंग ये भी फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं होता. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन नंबर 394. क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ. मार्जिनल कॉस्ट इनमें से किसके क्लोजली रिलेटेड है या एसोसिएटेड है. पहला ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट. दूसरा ऑप्शन है टोटल फिक्स कॉस्ट. तीसरा ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है टोटल कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ वेरिएबल कॉस्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 395 और क्वेश्चन है हमारा द प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो एज इन अप्रैल 2020 इज. अप्रैल 2020 का महीना चल रहा है, आपको मालूम है ना. कैश रिजर्व रेशियो दैट इज सीआरआर चेंज होता रहता है. अभी तक 4% चल रहा था, लेकिन अप्रैल 2020 में जब कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन हुआ उस वजह से आरबीआई ने इसको चेंज किया है. तो कितना परसेंट हो गया है, ठीक है. और कितने समय तक ये रहेगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है, वो तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन फिलहाल ये 3% है, ठीक है. तो आरबीआई ने इसे सेट कर दिया 3% पे. तो जो प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशियो एज ऑन अप्रैल 2020 इज 3%. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 396 और क्वेश्चन है हमारा पॉपुलेशन पर बैंक ऑफिस एट प्रेजेंट इज. प्रत्येक बैंक ऑफिस का जो पॉपुलेशन है ना, कितने लोगों के ऊपर एक बैंक का ऑफिस है वो आपको बताना है. इट इज 5000 लोगों पे एक बैंक का ऑफिस है. और ये बात हो रही है 2020 के हिसाब से. इन द ईयर 2020 एकदम लेटेस्ट डेटा है. मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये एकदम लेटेस्ट डेटा है. अप्रैल 2020 के हिसाब से कितने लोगों के ऊपर एक बैंक का ऑफिस है. पहला ऑप्शन 5000 लोगों के ऊपर है. दूसरा ऑप्शन 55000 लोगों के ऊपर है. तीसरा ऑप्शन 16000 लोगों के ऊपर है और चौथा ऑप्शन 28000 लोगों के ऊपर एक बैंक का ऑफिस है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 16000. पॉपुलेशन पर बैंक ऑफिस एट प्रेजेंट इज 16000. 16000 लोगों के ऊपर एक बैंक का ऑफिस है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 397. क्वेश्चन है हमारा द हाईएस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इज इन एज ऑन अप्रैल 2020. जो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है ना पैसा, उसका सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन किस जगह पे है
एज ऑन अप्रैल 2020 आपको बताना है, और ये ईयरली हो सकता है चेंज हो या 2 साल में चेंज हो। अगर आप ये वीडियो आज से 1 साल के बाद देख रहे होंगे इन द ईयर 2021 या 2022, तो हो सकता है ये डेटा सेम रहे, लेकिन 2023 में हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी एक बार, या तब तक मैं और भी वीडियोज डाल करके इसको अपडेट कर दूंगा। प्रेजेंटली आपको ये जानना जरूरी है कि जो हाईएस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है एज ऑन अप्रैल 2020 वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश में जहां 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहां पे जो बैंक में पैसा जमा है उसका मोबिलाइजेशन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इसी जगह है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 398 और क्वेश्चन है हमारा टोटल बैंक लेंडिंग वाज डैश इन जून 1969। देखिए, जून 1969 में पहली बार इंदिरा गांधी ने हमारे देश के 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया, लेकिन बैंक्स के नेशनलाइजेशन से पहले टोटल बैंक ने कितना लेंड किया था, उधार दे रखा था, बांट रखा था एज अ लोन, वो आपको अमाउंट बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 9,933 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 3,399 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 1,000 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 10,000 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 3,399 करोड़। इतना अमाउंट हमारे जितने भी बैंक्स थे ना, उन्होंने एज अ लोन दे रखा था, बांट रखा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 399। क्वेश्चन है हमारा डैश मींस इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। इनमें से किसका मतलब यह होता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑप्शन लिबरलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन प्राइवेटाइजेशन, चौथा ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम है ना, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन नंबर 400 और क्वेश्चन है हमारा इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ईच मेंबर कंट्री हैज। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज है ना, उनके पास क्या है, मतलब वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हैज 1 वोट, दूसरा ऑप्शन है डिपेंड्स अपॉन नेशनल इनकम ऑफ द नेशन, तीसरा कह रहे हैं डिपेंड्स अपॉन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग, और चौथा कह रहे हैं डिपेंड्स अपॉन वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 वोट। ठीक है, इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ईच मेंबर कंट्री हैज 1 वोट, बाकी कुछ भी लिखा है, मतलब कुछ भी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई वुड लव टू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन। आपके डाउट को क्लियर करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में AU कॉमर्स स्कॉलर का जो पेज है उसे लाइक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई लव टू आंसर दैट ऑल्सो। Thank you so much. All the best for your examination. Good luck and have a good day.